हेलो चैम्प्स, आई होप आप बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रहे हो अपने इकोनॉमिक्स एग्जाम के लिए और मैं भी बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियोस लेकर आ रही हूँ। आई होप यू आर कवरिंग दोज एंड डिराइविंग अ लॉट ऑफ वैल्यू आउट ऑफ दोज वीडियोस। अभी रिसेंटली मैंने एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस वाला बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो अपलोड किया था एंड अ लॉट ऑफ यू रियली लव्ड इट। मैंने बहुत सारी पिक्चर्स वहां पे आपको प्रैक्टिस करवाई थी ताकि आपके लिए इजी हो जाए इस तरह के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना। ऑल्सो मैंने अभी आपको एक ही वीडियो में सभी डायग्राम्स भी रिवाइज करवाए हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के, जो कि बहुत सारे डायग्राम्स हैं, तो यू हैव टू प्रॉपरली प्रैक्टिस दोस। देन इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूं कि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आप किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे। दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग। तो इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी आपको होनी चाहिए। यू नेवर नो, इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। मोस्टली द क्वेश्चंस आर फ्रॉम दिस यूनिट, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि इसी यूनिट में बहुत सारे डायग्राम्स हैं। तो वो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस वाला वीडियो भी आप जरूर कवर कर लेना, ग्राफ्स सारे अच्छे से रिवाइज कर लेना एंड ऑल्सो दिस वीडियो। तो देखते हैं द फर्स्ट क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ द अबव डायग्राम आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्या पूछ रहे हैं? EF इन द अबव डायग्राम रेफर्स टू। तो एक बार एनालाइज करते हैं। EF देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये AD है और इसके नीचे भी एक AD है। ये E है तो ये इक्विलिब्रियम दिखाया हुआ है, फुल एम्प्लॉयमेंट वाला इक्विलिब्रियम। पर जो अभी AD हमें लग रहा है कि होगा, दैट इज बिलो दिस फुल एम्प्लॉयमेंट वाला इक्विलिब्रियम। तो जो AD है वो नीचे की तरफ है और मैंने आपको बताया है कि ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पॉइंट से अगर आप नीचे जाते हो तो दैट इज डेफिशिएंट डिमांड या डिफ्लेशनरी गैप, और अगर इसी से आप ऊपर जाते हो, अगर AD ऊपर होता तो दैट वुड हैव बीन इन्फ्लेशनरी गैप और एक्सेस डिमांड। तो यहाँ पे हमें पता लग रहा है कि ये जो EF है दिस इज डेफिशिएंट डिमांड और डिफ्लेशनरी गैप। तो आंसर क्या होगा? बोथ A एंड B, बोथ A एंड B। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। अभी और भी क्वेश्चंस है जो इसी डायग्राम पे बेस्ड है। The given situation will cause dash of resources। तो इसकी वजह से क्या होगा? देखो, अगर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे देखें तो AD इतना होना चाहिए था, बट अभी AD इससे कम है। मतलब AD जो है इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड वो कम है, जिसकी वजह से प्रोड्यूसर्स भी सोचेंगे कि हमें प्रोडक्शन करके क्या फायदा, क्योंकि डिमांड ही कम है। तो इस वजह से जो रिसोर्सेज हैं वो अंडर एम्प्लॉयड रह जाएंगे। ठीक है, क्योंकि प्रोड्यूसर्स को भी अब इंटरेस्ट नहीं है ज्यादा प्रोडक्शन करने में क्योंकि डिमांड ही कम है। सो दिस विल लीड टू अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, ओके, इसकी वजह से क्या होगा? द लेवल ऑफ डैश विल टेंड टू फॉल। तो देखो, इसकी वजह से पहले तो आउटपुट कम होगी, क्योंकि अगर डिमांड कम है, अगर ये AS है ये AD है, अगर एग्रीगेट डिमांड कम है तो प्रोड्यूसर्स भी ज्यादा प्रोड्यूस करके क्या करेंगे? वो भी अपनी आउटपुट कम करेंगे। सो इट विल लीड टू फॉल इन आउटपुट, और हो सकता है वो कुछ वर्कर्स को जॉब से निकाल भी दे, तो इससे एम्प्लॉयमेंट भी कम होगी और इससे प्राइसेस भी कम होंगे। सिंपल सा सोच के देखो, जब किसी चीज की डिमांड कम होती है तो उस चीज के प्राइसेस फिर कम हो जाते हैं। सो दिस विल लीड टू अ फॉल इन ऑल थ्री ऑफ दीज आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, प्राइसेस। सो दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो इसी डायग्राम से रिलेटेड है। आई होप आप ये देख सकते हैं, ये ब्लैक फॉन्ट में आ गया तो might not be very clear, but I'll read it for you. It refers to a situation when aggregate demand is dash, आपको बताना है, in excess of या short of aggregate supply corresponding to full employment in the economy। तो ये तो बहुत सिंपल है। full employment से अगर कंपेयर करें तो AD falls short of AS, so short of is the right answer। I hope this is clear to you। ठीक है, चलो नेक्स्ट देन। In the given figure, what does the gap KT represent? State and discuss any two fiscal measures to correct the situation। तो एक बार डायग्राम देखते हैं। यहां पर जो AD है, this AD is C plus I and this AD is C plus I plus change in I, यानी इन्वेस्टमेंट बढ़ने की वजह से जो AD है that has shifted upward। तो ये upward shift हो चुका है।
ये हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट है, और इससे अगर हम ऊपर की तरफ देखें तो दिस इज इन्फ्लेशनरी गैप और एक्सेस डिमांड। तो आप कहेंगे कि ये जो KT वाला गैप है दिस इज इन्फ्लेशनरी गैप और एक्सेस डिमांड, ठीक है। यानी कि जो एग्रीगेट डिमांड है वो ज्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से, करस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज। अच्छा, अभी दो फिस्कल मेजर्स बताने इसे ठीक करने के लिए। फिस्कल मेजर्स और मॉनेटरी मेजर्स होते हैं। फिस्कल मेजर्स आर रिलेटेड टू द गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। तो इसमें हम मेनली तीन पढ़ते हैं, टैक्सेस, पब्लिक बोरोइंग और डेफिसिट फाइनेंसिंग। अगर मैं टैक्सेस की बात करूं तो इस केस में अगर गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ा देगी तो लोगों के हाथ में जो डिस्पोजेबल इनकम बचेगी वो कम हो जाएगी, फिर लोग कम खर्चा करेंगे, हाउसहोल्ड्स अपना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम कर देंगे, प्रोड्यूसर्स अपना इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कम कर देंगे, डिमांड इकोनॉमी में कम हो जाएगी, और ये जो प्रॉब्लम है एक्सेस डिमांड की ये ठीक हो जाएगी। सो दिस इज वन सोल्यूशन। सेकेंड, अगर हम बात करें पब्लिक डेट की या पब्लिक बोरोइंग की, अगर गवर्नमेंट ज्यादा बोरो करेगी लोगों से तो लोगों के हाथ में जो परचेजिंग पावर है वो कम हो जाएगी, या लोगों के हाथ में जो डिस्पोजेबल इनकम है वो कम हो जाएगी। अगेन हाउसहोल्ड्स कम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेंगे, प्रोड्यूसर्स कम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करेंगे, टोटलिटी में देखेंगे तो डिमांड कम हो जाएगी, और ये जो प्रॉब्लम है एक्सेस डिमांड की ये ठीक हो जाएगी। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। देन ऑन द बेसिस ऑफ द अबव डायग्राम व्हाट डज पॉइंट बी इंडिकेट। यहां पर बी देख लेते हैं। वेरी सिंपल, ये हमें बता रहा है बी पॉइंट कि इनकम और कंजम्पशन बराबर है। जब इनकम और कंजम्पशन बराबर होते हैं तो उसे हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं, और इसी पॉइंट पे सेविंग जीरो होती है, क्योंकि जितनी आपकी इनकम है वो सारा आप खर्च कर रहे हो, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहे हो, तो सेविंग जीरो होगी। तो इसका क्या आंसर होगा? S will be zero. Yes, this is true. Y is equal to C. This is also true. और इसे break even point कहते हैं. This is also true. So we will go with all of these. All of these. चलिए आगे देखते हैं then. Analyze the diagram given above and identify what does the gap GE represent. Also state two monetary measures to correct the situation. ठीक है, GE वाला गैप यहाँ पे स्टडी करते हैं हम। दिस इज एडी पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है हमें? फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज। तो अगर फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज होगा तो दिस इज द इक्विलिब्रियम, बट अभी जो एडी हमें लग रहा है कि होगा दैट इज अबव दिस, तो अगेन दिस गैप इज वही फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम से अगर आप ऊपर जा रहे हो तो ये इन्फ्लेशनरी गैप या फिर एक्सेस डिमांड है, राइट? अगर नीचे जा रहे होते तो डेफिशिएंट डिमांड या फिर डिफ्लेशनरी गैप। और अब उन्होंने हमसे पूछे हैं मॉनेटरी मेजर्स टू करेक्ट दिस सिचुएशन। अब मॉनेटरी मेजर्स में बहुत सारे आ जाते हैं, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, SLR, CRR, फिर मॉरल सुएजन, क्रेडिट रैशनिंग, मार्जिन रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो कोई भी आपको दो यहाँ पे मॉनेटरी मेजर्स बताने हैं तो अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। जैसे इफ वी टॉक अबाउट बैंक रेट, बैंक रेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कमर्शियल बैंक्स को देना है सेंट्रल बैंक को अगर वो लोन लेते हैं फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस। तो अगर बैंक रेट बढ़ जाएगा तो कमर्शियल बैंक्स को महंगा लोन मिलेगा, वो आगे भी महंगा देंगे, तो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बढ़ जाएगा लोन के ऊपर, तो लोग लोन लेना प्रेफर नहीं करेंगे, डिमांड फॉर क्रेडिट विल गो डाउन, और फिर लोगों के हाथ में परचेजिंग पावर भी कम हो जाएगी, फिर वो खर्चा भी कम करेंगे और फिर डिमांड भी कम हो जाएगी, एंड देन ये जो प्रॉब्लम है एक्सेस डिमांड की वो भी ठीक हो जाएगी। ठीक है, सो दिस इज वन सोल्यूशन। सेकेंड, आप अगर बात करें ओपन मार्केट ऑपरेशंस के बारे में, तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस में अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल कर दे तो लोगों के हाथ से जो एडिशनल परचेजिंग पावर है वो विड्रॉ कर लेगा सेंट्रल बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। लोगों के हाथ में पैसा कम हो जाएगा, वो आगे खर्चा कम करेंगे, डिमांड कम हो जाएगी, और ये जो प्रॉब्लम है एक्सेस डिमांड की ये ठीक हो जाएगी। सो सेलिंग सिक्योरिटीज कुड बी अनदर ऑप्शन, बट आप कोई भी और लिख सकते हैं। यू कैन राइट अबाउट रिवर्स रेपो रेट, यू कैन राइट अबाउट CRR, SLR,
margin requirement. Now, this is not actually a diagram, but I really wanted to discuss this question with you. तो मैंने ये भी include कर लिया है. From the information given in the diagram, categorize these items into revenue receipts and capital receipts. तो आपको पता है कि कैपिटल रिसीट्स कौन सी रिसीट्स होती हैं गवर्नमेंट की, जिससे या तो कोई एसेट कम होता है या तो कोई लायबिलिटी क्रिएट होती है, ठीक है. और रेवेन्यू रिसीट्स कौन सी होती है गवर्नमेंट की, जिससे ना तो कोई एसेट कम होता है ना तो कोई लायबिलिटी क्रिएट होती है, ठीक है. तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है. यहाँ पे अलग अलग रिसीट्स गिवन है, तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी कैपिटल रिसीट है, कौन सी रेवेन्यू रिसीट है. दिस क्वेश्चन हैज एक्चुअली कम इन योर एग्जाम, ठीक है. तो अच्छे से देख लो. रिकवरी ऑफ लोन विल बी कैपिटल रिसीट. इससे गवर्नमेंट का एसेट कम होता है, क्योंकि जब आप किसी को लोन देते हो तो वो एक एसेट आपका क्रिएट होता है. जब उस लोन की रिकवरी हो रही है तो वो जो एसेट क्रिएट हुआ था वो कम हो गया. बट आप कहोगे कि पैसे तो आ रहे हैं, फिर एसेट कैसे कम हुआ? देखो, पैसे तो आएंगे ही, क्योंकि जब हम रिसीट की बात कर रहे हैं तो एनीवेज पैसे तो आएंगे ही. बट उसे मत देखो, जो इसका दूसरा इफेक्ट है उसके पर्सपेक्टिव से सोचो. नॉन टैक्स रेवेन्यू रेवेन्यू रिसीट होती है, इसमें वो सब आ जाता है, फीस, फाइन्स, पेनल्टी, स्पेशल असेसमेंट, एस शीट वगैरह. जीएसटी ये तो टैक्स है, ये भी हमारी रेवेन्यू रिसीट है. इनकम टैक्स अगेन ये हमारी रेवेन्यू रिसीट है. एक्साइज ड्यूटीज अगेन ये हमारी रेवेन्यू रिसीट्स हैं टैक्स की फॉर्म में. कस्टम्स अगेन रेवेन्यू रिसीट्स हैं टैक्स की फॉर्म में. बोरोइंग्स ये हमारी कैपिटल रिसीट है, इससे हमारी जो लायबिलिटी है, मतलब गवर्नमेंट की जो लायबिलिटी है वो क्रिएट हो रही है, इंक्रीज हो रही है. चलिए आगे देखते हैं. देन analyze the diagram given above and identify the minimum level of expenditure in the economy. Minimum level of expenditure in the economy. Please बच्चे ध्यान देना, इसे आप कंजम्पशन, सिर्फ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं समझेंगे. मिनिमम, वैसे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है 20 और मिनिमम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है 10. तो ये जो एक्सपेंडिचर है ना, प्लीज समझना, इसमें दोनों है. ऑटोनमस यानी विच इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द लेवल ऑफ इनकम, ऑटोनमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. एनीवे हम इन्वेस्टमेंट को तो वैसे ही ऑटोनमस ही मानते हैं, कीन्स की ये अजम्पशन होती है. तो जो कंजम्पशन इनकम पे डिपेंड नहीं करती, जो मिनिमम रिक्वायर्ड है वो इस क्वेश्चन में 20 है इस डायग्राम में, और ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट 10 है. तो टोटल जो मिनिमम एक्सपेंडिचर है दैट इज दिस 30, ठीक है. 30 is the minimum expenditure, which is a combination of, like I said, autonomous consumption expenditure and autonomous investment expenditure. ठीक है. फिर वो क्या पूछ रहे हैं? ऑल्सो एक्सप्लेन हाउ इज एग्रीगेट डिमांड एस्टिमेटेड. एग्रीगेट डिमांड इज अगेन टू सेक्टर इकोनॉमी में इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर विच इज incurred by the household sector and investment expenditure which is incurred by the producer sector. But ये सभी planned values होती है ex ante, ठीक है. तो ये आप लिख देंगे. आगे देखते हैं. On the basis of the above diagram, what does OK indicate? OK देखते हैं. This one, ये क्या है? तो यहाँ पे AD और AS मीट कर रहे हैं, तो AD दिखा रहे हैं ना, AD is starting from K point. This is C plus I. यानी this is the minimum level of expenditure in the economy, जिसमें दो components है, autonomous consumption expenditure, autonomous investment expenditure. यानी minimum consumption expenditure and minimum investment expenditure is what OK is representing. यानी सही आंसर है हमारा this option. Minimum level of expenditure including minimum consumption and minimum investment. चलिए आगे देखते हैं. Analyze the diagram given above and identify the additional investment in the economy as indicated on the y-axis. State its impact on the equilibrium GDP. Very interesting and easy question. तो ये AD है C plus I और अब AD हो गया है C plus I plus change in I. तो AD has moved upward, there is a shift.
तो ये जो है EF, दिस इज एक्चुअली योर एडिशनल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट। अब एडिशनल इन्वेस्टमेंट की वजह से आपकी इनकम भी बढ़ रही है, इंक्रीज इन इनकम। तो आपको पता है मल्टीप्लायर यही तो कहता है कि अगर देयर इज एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी तो इसका मल्टीपल टाइम्स इफेक्ट पड़ता है इनकम पे। अच्छा, विजुअली एक बार देखो, ये जो EF वाला गैप है ये आपको बड़ा लग रहा है या JK वाला जो गैप है वो बड़ा लग रहा है? आई थिंक विजुअली भी आप कह सकते हो कि JK बड़ा है, which is right. EF is your additional investment, and due to this your equilibrium has shifted from point A to point B, which has led to increase in income from OJ to OK. तो जो फाइनल एडिशनल इनकम क्रिएट हुई है दैट इज टू द एक्सटेंट ऑफ JK, जो कि हमें देखने में भी बड़ा लग रहा है कंपेयर टू द एडिशनल इन्वेस्टमेंट। यानी यहाँ पे मल्टीप्लायर इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है कि जो इन्वेस्टमेंट है उसके बढ़ने की वजह से इनकम पे ज्यादा इंक्रीज का इफेक्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये मल्टीप्लायर को भी आप बीच में ले आएंगे और उसे एक्सप्लेन करेंगे with reference to the diagram, चलिए आगे देखते हैं। then on the basis of the above diagram what does point Q indicate? Q क्या दिखा रहा है एक बार एनालाइज करते हैं। ये फुल एम्प्लॉयमेंट वाला AD है, यानी दिस इज योर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, बट नाउ हमें AD लग रहा है कि एक्चुअली इससे कम होगा। तो ये जो फुल एम्प्लॉयमेंट वाले पॉइंट से नीचे की तरफ जा रहा है, लाइक आई ऑलवेज से, अगर नीचे की तरफ जा रहा है फुल एम्प्लॉयमेंट से तो ये तो डिफ्लेशनरी गैप हो गया या डेफिशिएंट डिमांड, बट उन्होंने ये नहीं पूछा, उन्होंने क्यों पूछा है। दिस इज इक्विलिब्रियम बिकॉज यहाँ पे AD और AS मीट कर रहे हैं, बट दिस इज नॉट फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, दिस इज अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, है ना। कैसे होता है, जैसे AS इज इक्वल टू AD at full employment level, but actually AD कम है full employment level से, तो AS ने भी खुद को कम कर लिया and both of them are again equal, यानी there is equilibrium, but this is under employment equilibrium। आपको पता है AS is perfectly elastic, वो खुद को AD के अकॉर्डिंग चेंज कर लेता है, ठीक है। so the answer here is point of under employment equilibrium। Interesting question। चलो, on the basis of the above diagram what does EF indicate? इस तरह का वैसे हम कर चुके हैं, बट फिर से देख लेते हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट AD ये है, यानी ये फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, इससे AD नीचे जा रहा है, तो ये जो वर्टिकल गैप है दिस इज योर डिफ्लेशनरी गैप या फिर डेफिशिएंट डिमांड। डिफ्लेशनरी गैप और डेफिशिएंट डिमांड, यानी द आंसर इज बोथ B and C। चलिए देन ये फॉरेन एक्सचेंज चैप्टर से है। ऑन द बेसिस ऑफ द अबव डायग्राम व्हाट डज द शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व फ्रॉम D to D1 इंडिकेट? तो दिस इज फॉल इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड हुआ है, इसकी वजह से जो एक्सचेंज रेट है वो फॉल हो गया। तो समथिंग लाइक दिस माइट हैव हैपेंड। पहले अगर $1.60 का था तो अब $1.50 का हो गया है, ठीक है। तो दिस इज फॉल इन एक्सचेंज रेट ड्यू टू डिक्रीज इन डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी। तो इससे आप क्या कहेंगे, एप्रिसिएशन ऑफ आर करेंसी, होम करेंसी, और यू कैन से डेप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी। तो ऑप्शंस में देखते हैं व्हाट डू वी हैव। एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी तो है, बट डेप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी कहीं नहीं लिखा, तो दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए देन नाउ दो में आपको थोड़े अलग तरह के क्वेश्चंस पे एक बार प्रैक्टिस करवाती हूँ। यहाँ पे आपको डायग्राम खुद से बनाना है ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन विच इज गिवन। तो एक बार ध्यान से देखते हैं क्या लिखा है। इन एन इकोनॉमी C bar is 50, यानी ऑटोनोमस कंजम्पशन इज 50 एंड MPS इज 0.5। MPS प्लस MPC इज 1, तो MPC भी 0.5 हो गया।
ड्रॉ अ डायग्राम शोइंग बिहेवियर ऑफ कंजम्पशन, यानी हमें कंजम्पशन वाली लाइन दिखानी है, सी लाइन, करस्पॉन्डिंग टू इनकम लेवल्स ऑफ 0, 100 एंड 200. वेरी इजी, वेरी इंटरेस्टिंग. तो पहले तो जो हमारी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वो लिख देते हैं. तो यहाँ पे सी बार इज 50 प्लस 0.5y. ठीक है, यही गिवन है ना क्वेश्चन में. एमपीएस गिवन है, बट लाइक आई सेड एमपीएस प्लस एमपीसी इज 1. तो एमपीसी, वैसे तो ये एमपीसी होता है, एमपीसी भी हो गया 0.5. पूरा लिख देंगे आप इस तरह से, एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1. सो इफ एमपीसी इज 0.5 तो एमपीसी इज ऑल्सो 0.5. ठीक है, अब हमें डायग्राम बनाना है, तो उसके लिए मैं आपको डेटा सेट दिखाती हूँ विच इज वेरी इंटरेस्टिंग. जब इनकम 0 है तो कंजम्पशन 50 होगी, क्योंकि ये तो ऑटोनोमस कंजम्पशन है. 0 पे उन्होंने पूछा. देन 100, जब इनकम 100 होगी, यहाँ पे 100 करो, 100 इंटू 0.5 50 प्लस 50, तो ये भी 100. दिस इज द ब्रेक इवन पॉइंट ना. एंड जब ये 200 होगी इनकम, यहाँ पे 200 करो, 200 इंटू 0.5 100 प्लस 50 150. बस अब इसे हम प्रॉपरली प्लॉट कर देते हैं एंड वी विल गेट आवर, व्हाट डू वी गेट, we'll get our C line. तो डायग्राम्स की मैंने आपको बहुत प्रैक्टिस करवाई है, बच्चे उस वीडियो में जरूर रेफर करना. यहाँ पे हम दिखाते हैं इनकम या फिर जीडीपी, यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कंजम्पशन. 50 का गैप ले लेते हैं, स्केल से प्रॉपरली दिखा देना. मैं थोड़ा रफली दिखा रही हूं यहाँ पे भी 50 का गैप ले लेते हैं. ओके, अब जो हमारा सी लाइन है दैट विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, क्योंकि जब इनकम 0 है तो सी 50 है. ठीक है, दैट इज 1. देन 100 पे 100, ये वाला जो पॉइंट है 100 पे 100, एंड 200 जब इनकम है तो ये 150 है. तो दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट. ठीक है, बस अब इन तीनों को हम मैच करवा देते हैं. इन तीनों पॉइंट से हम अपनी लाइन पास करवा देंगे एंड दिस इज आवर सी लाइन. हाउ सिंपल दिस इज. तो जो भी रिक्वायरमेंट थी क्वेश्चन की उसको यूज करके हमने अपनी सी लाइन बनाई है. ठीक है, एक और ऐसा क्वेश्चन देख लेते हैं. व्हाट डज दिस से? एट व्हाट रेट कंजम्पशन इज इंक्रीजिंग इन द इकोनॉमी व्हेन एमपीएस इज 0.5. अगेन, अगर एमपीएस 0.5 है तो एमपीसी भी 0.5 होगा. एंड ऑटोनोमस कंजम्पशन इज 0. देखो, वैसे तो ऑटोनोमस कंजम्पशन 0 नहीं होती है, बिकॉज इन ऑर्डर टू सर्वाइव वी नीड टू मेक सम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इवन व्हेन इनकम इज 0. बट अगर क्वेश्चन में वो बोल रहे हैं तो मान लो कि ऑटोनोमस कंजम्पशन 0 है. ड्रॉ अ डायग्राम. ठीक है, कैसे दिखाएंगे? हमारी जो इक्वेशन है वो ये होती है, बट अगर ये 0 है तो इसको खत्म कर दो. B क्या होता है? एमपीसी. अगर एमपीएस 0.5 है तो एमपीसी भी 0.5 होगा. तो दिस. ठीक है, अब मुझे डायग्राम बनाना है, राइट? तो कुछ डेटा सेट ले लेते हैं. जब इनकम 0 होगी तो कंजम्पशन भी 0 होगी, जो कि वैसे होती नहीं, बट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन हम ऐसा मान लेंगे. देन अगर इनकम 100 है तो यहाँ पे देखो कितना आएगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई करो, दिस विल बी 50. अगर इनकम 200 है तो यहाँ पे 200 लिखोगे तो ये आएगा 100. बस इतना काफी है. अब हम अपना डायग्राम बना के देखते हैं सी लाइन का. दिस इज द ग्राफ. एक्स एक्सिस पर दिखा रहे हैं हम इनकम, वाई एक्सिस पर दिखा रहे हैं हम कंजम्पशन. ठीक है, 50 का गैप ले लेते हैं. 50, 100, 150, 200. यहाँ पे भी आप स्केल से प्रॉपर ले लीजिए ना. यहाँ पे सी लाइन हमारी यहीं से स्टार्ट होगी, ओरिजिन से, बिकॉज व्हेन इनकम इज 0 कंजम्पशन इज 0 एज पर द क्वेश्चन. देन जब ये 50 है तो ये 100 है. दिस इज आवर नेक्स्ट पॉइंट. एंड जब इनकम 200 है तो ये 100 है. दिस इज आवर फाइनल पॉइंट. तो बस इन तीनों पॉइंट्स को मैच करवा दो एंड वी आर डन. तो ये हमारी सी लाइन है. वैसे सी लाइन ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होती, बट इस क्वेश्चन के लिए होगी, क्योंकि उन्होंने बोला ऑटोनोमस कंजम्पशन 0 है,
राइट मैम, सो आई होप आपको ये क्वेश्चंस करने में बहुत मजा आया एंड यू लाइक्ड द वीडियो. इफ यू डिड, प्लीज गिव इट अ थम्स अप एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. अभी बहुत सारे और वीडियोस आपके लिए आने वाले हैं टू टेक योर प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल. अगर आपकी कोई वीडियो रिक्वेस्ट है, प्लीज पुट देम इन द कमेंट्स बिलो. तो